जय हिंद दोस्तों, इकोनॉमिक्स क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है चैन सिंह और आज हम चर्चा करने वाले हैं सांख्यिकी की परिभाषा एवं अर्थ पर। तो आज की क्लास में हम कोशिश करेंगे कि दोनों कवर हो जाएं। सबसे पहले हम अर्थ पर बात करेंगे, उसके बाद हम परिभाषा की बात करेंगे। तो सांख्यिकी क्या होती है? जब भी हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स में तो सबसे ज़्यादा डर जो लगता है बच्चों को या किसी को भी, तो वो लगता है सांख्यिकी से। इसमें थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन करना पड़ता है, इसलिए हमें दिक्कत महसूस होती है। बाकी ये है बहुत सरल, बहुत ही आसान है। एक बार हम इसका बेसिक पकड़ लेंगे तो सारी चीज़ें हमें क्लियर हो जाती हैं। बस ये रहता है कि यदि हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर क्लियर हो गया तो जो हमने परिभाषाएं समझी हैं, जो उनका अर्थ समझा है, उसे ठीक तरीके से समझ लिया तो उसके बाद जो इसके सवाल होते हैं स्टैटिक्स की, जो भी गणितीय सवाल होते हैं, वो हम आसानी से हल कर सकते हैं। बस हमें मालूम होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ कहाँ पर आ रही है और क्या इसकी परिभाषा है, क्या इसका अर्थ होता है। तो सबसे पहले यदि हम अर्थ की बात करें, ठीक है, उसके बाद हम फिर परिभाषा पर चलेंगे। तो अर्थ समझने के लिए हम एक उदाहरण ले लेते हैं। तो उदाहरण के तौर पर मान लीजिए एक स्कूल है। अब ये जो स्कूल है, विद्यालय, इस विद्यालय के यदि हम आंकड़े निकालें, ठीक है, सांख्यिकी का सीधा सा अर्थ रहता है आंकड़े एकत्रित करना और उनका विश्लेषण करना, उनको समझना। ठीक है, ये तो सांख्यिकी का अर्थ हुआ कौन सा, सिंपल सा, कि आंकड़े एकत्रित करना। अब यदि मैं आपसे कहूं कि भाई जो स्कूल है इसके आंकड़े एकत्रित कीजिए, अब आप क्या आंकड़े एकत्रित इसके कर सकते हैं, और ये यदि आंकड़े आपने पकड़ लिए तो बस यही सांख्यिकी होती है और इसी को हम सांख्यिकी कहते हैं। उन आंकड़ों में क्या क्या संबंध होते हैं, कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, किन विधियों के द्वारा हम उनको ज्ञात कर सकते हैं, बस यही सब निकालना क्या होता है, सांख्यिकी होता है, सिंपल सी भाषा में। अब जैसे स्कूल है, स्कूल के यदि हम सबसे पहले आंकड़े निकालें तो क्या हो सकता है, पहला आंकड़ा क्या हो सकता है, पहला आंकड़ा कि इस स्कूल में कितने स्टूडेंट हैं, कितने बच्चे पढ़ते हैं। सबसे पहला आंकड़ा यही होगा, कितने बच्चे पढ़ते हैं या कितने स्टूडेंट एक स्कूल में होते हैं। कितने होते हैं ये तो डिसाइड नहीं रहता, ये फिक्स नहीं रहता, कितने भी हो सकते हैं, जितना बड़ा होगा उतने ज़्यादा स्टूडेंट हो जाएंगे। तो यहाँ पर पहला आंकड़ा क्या निकल के आएगा, कितने बच्चे हैं। इसके बाद टीचर का भी आ सकता है कि भाई शिक्षक कितने हैं, ये जो स्कूल है इसमें शिक्षक कितने हैं, ये भी एक आंकड़ा बनेगा। ठीक है, इसके बाद किस क्लास तक पढ़ाई होती है, जैसे 1 से लेकर 12th तक पढ़ाई होती है, कक्षा तक यहाँ पर पढ़ाई होती है, ये क्या निकल रहे हैं, सारे आंकड़े निकल रहे हैं। अब एक कक्षा में कितने बच्चे हैं, यानी कि एक कोई सी भी कक्षा आप ले लीजिए, मान लीजिए फर्स्ट क्लास है, क्लास 1 में कितने स्टूडेंट हैं, कितने बच्चे हैं, ये भी क्या बन रहे हैं, सारे आंकड़े बन रहे हैं। इस प्रकार से हम 1 से लेकर 12th तक क्या देख सकते हैं कि कितने बच्चे हैं पर क्लास में, और फिर इनका संबंध इस प्रकार से। अब देखिए जैसे संबंध निकालना है तो संबंध क्या करेंगे, मान के चलिए जैसे कि कुल बच्चे 20, यहाँ पर 200 हैं, ठीक है, कुल जो बच्चे हैं स्कूल में वो 200 हैं, और शिक्षक की यदि हम बात करें तो मान लीजिए 20 शिक्षक हैं। अब 20 शिक्षक और 200 बच्चों का क्या संबंध हो सकता है, पहला संबंध एक टीचर के पास कितने बच्चे आ रहे हैं। ठीक है, क्या हो रहा है, एक टीचर के पास कितने बच्चे आ रहे हैं पढ़ाने के लिए। तो यहां से यदि हम निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 10। ठीक है, ये क्या होगा, इसका आंसर होगा। अब ये आंसर जो हमने निकाला है ये क्या है, बच्चे और शिक्षकों के बीच एक संबंध है कि एक टीचर के ऊपर इतने बच्चे आ रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार एक कक्षा में कितने बच्चे हैं, एवरेजन कितने बच्चे हैं, पढ़ने वाले कितने हैं, ठीक है, एवरेज पढ़ने वाले कितने हैं, कितने 100 से अधिक मार्क्स आते हैं, ये सारे प्रकार के जो सवाल हैं वो आपको कहाँ पर मिलते हैं, स्टैटिक्स में मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने समझ लिया है, क्या समझ लिया है, ये जो हैं ये क्या निकाले हैं, हमने एक आंकड़े निकाले हैं, और ये जो आंकड़े हैं ये किसके हैं, ये एक स्कूल के हैं। तो स्कूल क्या हो गई है, एक संस्था हो गई है। ठीक है, क्या हो गई है, संस्था हो गई है। ये जो आंकड़े हमने निकाले हैं इन्हें हम बोलेंगे क्या, समंक।
समंक, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और ये जो संबंध हमने देखा है, ये जो संबंध है इसको हम बोलेंगे विधि। क्या बोलेंगे इसे? इसे बोलेंगे हम विधि। किस प्रकार की विधि? आपस में जो संबंध है उसे ज्ञात करने की एक विधि है। अब इन तीनों को यदि हम मिला दें, इन तीनों को यदि मिला देंगे तो ये हो जाएगी सांख्यिकी। क्या हो जाएगी? सांख्यिकी हो जाएगी, ठीक है। अर्थ समझ में आ गया। सांख्यिकी मुख्यतः है क्या? सांख्यिकी जो है वो समंकों को इकट्ठा करने की और उनको उनका विश्लेषण करने की, निर्वचन करने की एक प्रकार से विधि है, तरीका है, ठीक। तो सांख्यिकी जो है क्या है? आंकड़े एकत्रित करना, उन्हें समझना, पढ़ना, उनका विश्लेषण करना, उनके बीच में क्या आपस में संबंध है, ये ज्ञात करना ही क्या कहलाता है? सांख्यिकी कहलाता है। अब परिभाषा समझ में आ गई। चलिए अब जो पुस्तक में मुख्य इंपोर्टेंट पॉइंट है हम वहां पर चलते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट मैंने जो यहां पर लिखा हुआ है, सांख्यिकी का जन्मदाता कौन है, ठीक है। ये 1 मार्क्स का क्या बनता है? हमारे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो इसे विशेषकर याद रखना है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो यहां पर यदि आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है तो यहां पर एक नाम आएगा गॉटफ्राइड एचेनवॉल, तो इसको ध्यान में रखना है, ये इसका आपका सही जवाब होगा। इसके अलावा बाकी सारा पढ़ने का, समझने का है, हम एक बार पुस्तक पढ़ते हैं तो सारी चीजें हमें क्लियर हो जाती हैं। ये जो शब्द है सांख्यिकी शब्द, ये लैटिन भाषा के स्टेटस से बना हुआ है और अंग्रेजी के स्टैटिक्स, ठीक है। इन दोनों को शब्दों को आप याद रखना। इसके अलावा पुराने जमाने में, इससे पहले, ठीक है, इससे पहले मतलब कि ये मान के चलिए जैसे कि 16वीं शताब्दी के पूर्व, 16वीं शताब्दी से क्या हुआ है, जैसे कि अंग्रेजों ने पूरे विश्व में लगभग अपने उपनिवेश स्थापित करना प्रारंभ किया, उसके बाद से लगभग एक प्रकार से आधुनिक काल माना जाता है, ठीक है। आधुनिक काल जैसे कि फैक्ट्रियां लगना प्रारंभ हुई और विज्ञान का विकास अधिक हुआ, तो उससे पहले इस प्रकार की जो जानकारियां थी, इस प्रकार की जानकारियां जिस भी पुस्तक में मिलती थी तो उसे कहते थे राजाओं का विज्ञान, ठीक है, राजाओं के विज्ञान। जैसे हमने इससे पहले एक परिभाषा पढ़ी हुई है कौटिल्य के अर्थशास्त्र की परिभाषा। ये कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है इसके अंतर्गत, ठीक है, राजा के क्या कार्य हैं, राजा को क्या करना चाहिए, देश की अर्थव्यवस्था कैसे आगे बढ़ेगी, उस प्रकार की जो भी आर्थिक समस्याएं हैं, मौर्य राजवंश के समकालीन जो भी समस्याएं थी उनको हल करने का उन्होंने तरीका बताया है। तो एक प्रकार से उन्होंने अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया। अब ये जो अध्ययन किया है तो ये क्या कहलाएगा? एक प्रकार से राजाओं का विज्ञान कहलाता था, इस प्रकार की जो पुस्तकें होती थी उनमें। तो ये चीज हमें ध्यान में रखना है। क्या देखिए यहाँ से 3-4 पॉइंट हमने समझ लिए हैं जो कि हमारे ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा अब जो हमें समझना है, ये समझना है सांख्यिकी की परिभाषा। तो सांख्यिकी की परिभाषा अब हम आसानी से अपने शब्दों में लिख सकते हैं। यदि आप पुस्तक भी नहीं पढ़ेंगे तो भी ये समझा सकते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होगी। सांख्यिकी मतलब कि किसी संस्था विशेष या ऐसे आंकड़े एकत्रित करना, आंकड़ों को एकत्रित करना, उनका विश्लेषण करना, निर्वचन करना ही क्या कहलाता है? सांख्यिकी कहलाता है। अब सांख्यिकी की जो परिभाषा है इसका हम अध्ययन 2 तरीकों से कर सकते हैं। ये चीजें आपकी पुस्तक में मिलेंगी, आप पढ़ेंगे तो एक तो एक वचन के रूप में और दूसरा बहुवचन के रूप में, ठीक है। अब हिंदी में आपने एक वचन और बहुवचन यदि समझा हुआ है तो आसानी से ये चीज आप क्लियर कर जाएंगे कि भाई किस बारे में यहाँ पर बात होगी। एक वचन में यदि हम बात करें तो यहाँ पर सांख्यिकी की जो विधियां हैं वो आ जाएंगी और उनकी परिभाषाएं आ जाएंगी। जैसे कि समंकों का संकलन करना, समंकों को किस प्रकार से एकत्रित करना है। जैसे हमने यहाँ पर एकत्रित किए हैं कि एक स्कूल के यदि आंकड़े हम देखें तो एक स्कूल में कितने बच्चे होंगे, एक आंकड़ा ये हो जाएगा, कितने शिक्षक हैं, एक आंकड़ा ये हो जाएगा, कितनी कक्षा तक पढ़ाई होती है, एक आंकड़ा ये हो जाएगा, एक क्लास में कितने बच्चे हैं, एक आंकड़ा ये भी हो जाएगा, फिर परीक्षा में कितने मार्क्स लेके आ रहे हैं, अच्छे बच्चे कितने हैं, ये भी आंकड़ा हो जाएगा। तो कितने भी आंकड़ों में हम इनका अध्ययन कर सकते हैं और संबंध निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आंकड़ों का पहले संकलन, आंकड़ों को एकत्रित करना, उसके बाद उनका विश्लेषण करना तथा निर्वचन करना, तो ये क्या हो जाती हैं? विधियां हो जाती हैं। यदि विधियों के तौर पर हम इनकी परिभाषाएं देंगे, ठीक है, विधियों के संबंध में हम इसकी परिभाषा देंगे तो वो थोड़ी सी कैसी मानी जाती है कि एक वचन के रूप में, ठीक है।
संकलन, समंकों का संकलन क्या है, इसकी यदि परिभाषा बनाए तो आंकड़ों को जो एकत्रित किया जा रहा है, इकट्ठा किया जा रहा है, वो क्या हो जाएगी, आंकड़ों का समंकों का संकलन। यहां पर देखिए जो हमने बताया है कि जिस भी आंकड़े को हम एकत्रित करते हैं, समंक क्या है, समंक की परिभाषा मैंने यहाँ पर लिख ली है, उसे हम समझ लेंगे। इसके बाद बहुवचन। अब बहुवचन में देखिए समंक जो होते हैं, समंक तथा सांख्यिकीय सामग्री जो होती है उसका जब हम अध्ययन करते हैं और फिर उनकी परिभाषा बनाएंगे तो वो परिभाषा किस में आ जाती है, बहुवचन के रूप में आ जाती है। ठीक है, तो दो तरीके से हम आगे जो है समझने वाले हैं, आगे जब भी क्लास लेंगे, आज की क्लास में इतना ही लेंगे क्योंकि ज़्यादा हम ले लेते हैं तो फिर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि एक दूसरे से सारी चीज़ें यहाँ पर जुड़ी होती हैं। अब देखिए समंक और समंक किसके एकत्रित कर रहे हैं, संस्था के, और संस्था किस विधि के द्वारा हम उनमें फिर परिचय संबंध देख रहे हैं तो वो विधि भी शामिल हो गई है, सब कुछ इसी में हो जाएगा, तो बेहतर होगा हम अलग अलग करके समझें। ठीक है, तो सबसे पहले जो आता है वो रहता है समंक। ठीक है, समंक का यदि हम देखें तो सीधा सीधा अर्थ क्या होगा, एक प्रकार से आंकड़ा, हमारे शब्दों में क्या हो जाएगा, आंकड़ा हो जाएगा। ठीक है, आंकड़ा यानी कि किसी भी चीज की जानकारी, किसी संस्था की जानकारी, किसी व्यक्ति विशेष की जानकारी क्या हो जाएगा, वो कहलाएगा समंक। ठीक है, अब देखिए तो प्रोफेसर जो बावले हैं वो इसको क्या कह रहे हैं, समंक को किस प्रकार से परिभाषित कर रहे हैं, किसी अनुसंधान से संबंधित अंकों में व्यक्त किए गए उन तत्वों के विवरण को समंक कहते हैं जिन्हें एक दूसरे के संबंध में रखा जा सकता है। क्या बोला जा रहा है, किसी अनुसंधान या संस्थान, ठीक है, यहां पर जो अनुसंधान दिया है, अनुसंधान का मतलब क्या होता है, खोज। ठीक है, अनुसंधान मतलब कि खोज। अब यहां पर हमने क्या क्या खोज लिया है, कितने बच्चे हैं, कितने शिक्षक हैं, कितनी क्लास तक पढ़ाई होती है, एक क्लास में कितने बच्चे हैं, ये हमने क्या किया है, अनुसंधान किया है, आंकड़ों का संकलन किया है। अब किसी अनुसंधान से संबंधित अंकों में व्यक्त, ये हमने अंकों में व्यक्त किए हैं, बच्चे कितने हैं 200, शिक्षक कितने हैं 20, एक शिक्षक पर कितने बच्चे आ रहे हैं 10, अंकों में हमने क्या किया है, व्यक्त किया है। किए गए उन तत्वों के विवरण को समंक कहते हैं। क्या कहते हैं, हमने क्या लिखा था कि ये क्या कहलाएंगे, समंक कहलाएंगे, जिन्हें एक दूसरे के संबंध में रखा जा सकता है। यहाँ पर एक दूसरे के संबंध में हम रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं, जैसे कि यदि किसी स्कूल में 200 बच्चे हैं और 200 बच्चों पर 20 शिक्षक वहाँ पर हैं, तो एक शिक्षक पर कितने बच्चे आएंगे पढ़ने के लिए, 10। एक प्रकार का क्या है, संबंध है। एक प्रकार से यहाँ पर देखिए क्लास से क्लास का भी हम क्या कर सकते हैं, संबंध देख सकते हैं कि भाई फर्स्ट क्लास में पास होकर सेकंड क्लास में कितने बच्चे पहुंचे, तो कितने बच्चे फेल हैं, तो एक प्रकार से क्या है, संबंध है, एक ये विधि हो जाती है, एक तरीका हो जाता है समझने का। जो भी हम संबंध क्या करेंगे, विवरण देंगे, तत्वों के विवरण को समंक कहते हैं जिन्हें एक दूसरे के संबंध में रखा जा सकता है। ठीक है, वो ही क्या कहलाते हैं, समंक कहलाते हैं। तो मुख्य जो परिभाषा हमारी है जिसे हमें समझना है, क्योंकि आगे यदि हम हिंदी में समझते हैं तो हमें सबसे ज्यादा जो शब्द कंफ्यूज करता है वो यही रहता है, समंक। ठीक है, समंक को हमें समझ के रखना है, इसको हमने समझ लिया तो उसके बाद सांख्यिकी हमें कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करने वाली है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही छोड़िए, आगे हम जैसे देखिए अभी इतने आपने समझ लिया है तो ये एक प्रकार से बेसिक आपका क्लियर हो गया है। यहां से अब आप एक काम कीजिएगा, पुस्तक को पूरा पढ़िएगा, आपकी जो पुस्तक है वहां पर आप समंकों के जो परिभाषाएं हैं, समंकों के आधार पर या समंकों के संबंध में सांख्यिकी की जो परिभाषा है उसको समझिएगा। उसके बाद बहुवचन के रूप में या फिर सांख्यिकी के विधियों के रूप में जो परिभाषा है उसको समझिएगा। उसके बाद अगली क्लास में हम एक प्रकार से इसकी जो फाइनल परिभाषा है, डेफिनेशन है, उसको समझेंगे। तो यदि फाइनल डेफिनेशन देखें, जो शुरुआत में हमने समझ ली है कि आंकड़ों का संकलन करना, आंकड़ों को एकत्रित करना और उनका विश्लेषण करने की जो विधियां बताती है वही क्या कहलाती है, सांख्यिकी कहलाती है। तो ये तो हमारी निष्कर्षित जो परिभाषा होगी, जो निष्कर्ष के रूप में निकल के परिभाषा आएगी, यही हमारी परिभाषा होगी। ठीक है, वैसे सेपरेट क्लास लेने का कोई मतलब नहीं होगा, सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। मुख्य है इसका अर्थ
अर्थ आपने समझ लिया तो परिभाषा आप आसानी से कर सकते हैं। बस अब आपको करना क्या है, होमवर्क के तौर पर अलग अलग तरीके से इनको पढ़ लेना है। फिर भी यदि कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में नए एक टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।